हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय संसद के बारे में जानेंगे। 20 वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इंद्र कुमार गुजराल, जो कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन है राज्यसभा, थर्ड ऑप्शन है लोकसभा और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। राइट आंसर होगा उपयुक्त तीनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसद बनी होती है। पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों से, सेकेंड ऑप्शन है संसद के दोनों सदन के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों से, थर्ड ऑप्शन है संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो संसद होती है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितनी माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 9 माह, सेकेंड ऑप्शन है 1 माह, थर्ड ऑप्शन है 3 माह और लास्ट ऑप्शन है 6 महीना। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 6 माह। 6 महीना से अवधि अधिक नहीं होनी चाहिए उनके दोनों सत्रों के बीच। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? पहला ऑप्शन है 2 बार, सेकेंड ऑप्शन है 4 बार, थर्ड ऑप्शन है 6 बार और लास्ट ऑप्शन है 3 बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बार। न्यूनतम 2 बार बुलाई जाती है लोकसभा सत्र की। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने में के लिए आवश्यक गणिपूर्ति होती है? पहला ऑप्शन है 1/10 भाग, सेकेंड ऑप्शन है 1/6 भाग, थर्ड ऑप्शन है 1/4 भाग और लास्ट ऑप्शन है 1/3 भाग। इसका राइट आंसर होगा 1/10 भाग। 1/10 भाग चाहिए गणिपूर्ति को पूरा करने में, क्वारम को पूरा करने में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के निम्न सदन में विरोधी दल का नेता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2003 में पूछी गई थी। उस समय सोनिया गांधी विपक्ष सत्ता दल में विरोधी दल की नेता थी। बट अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में विरोधी दल का नेता कौन है। जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें विरोधी दल का नेता किसे चुना गया है? आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राजनीतिक दलों के निबंध की व्यवस्था जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में दी गई है। सेकेंड ऑप्शन है, राजनीतिक दलों का निबंध चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, 4 या 4 से अधिक के राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल माने जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, 1999 में सार्वजनिक चुनाव के समय में चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तर के दल थे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किस राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? पहला ऑप्शन है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 15%, थर्ड ऑप्शन है 20% और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको विरोधी दल का नेता बनना है तो कम से कम आपको 10% वोट प्राप्त करना आवश्यक है लोकसभा के चुनाव में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? पहला ऑप्शन है जब वह सभी राज्यों का चुनाव लड़ता हो। सेकेंड ऑप्शन है जब वह राष्ट्रीय चुनाव के कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त करता हो। और थर्ड ऑप्शन है यदि उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। और लास्ट ऑप्शन है अगर वह कम से कम 3 राज्यों के सत्ता प्राप्त कर ले। तो दोस्तों राइट आंसर होगा यदि उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तो वह भारत का राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है। राइट आंसर सी होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्न को पूछे एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं जिसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों उसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किस एक शब्द से बोलना बंद करने के लिए कहते हैं? किसी एक से बोलने के लिए बंद करते हैं कहते हैं, तो ये व्याख्या क्या कहलाती है? दोस्तों ये जो व्याख्या है शिष्टाचार कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, शून्यकाल क्या है? पहला ऑप्शन है जब सदन में विपक्ष के प्रस्ताव पर विचार होता हो। सेकेंड ऑप्शन है आराम का समय। थर्ड ऑप्शन है जब सदन में सामाजिक महत्व के मामले पर अध्यक्ष की पुनःअनुमति के बिना विचार होता हो। और लास्ट ऑप्शन है जब लोकसभा में भोजन किया जाता हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शून्यकाल क्या है? तो जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पुनःअनुमति के बिना विचार होता हो उसे शून्यकाल कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली भारत का अंशदान क्या है? दोस्तों केवल और केवल भारत का अंशदान शून्यकाल ही है। भारत ने शून्यकाल दिया है। संसदीय प्रणाली में जो भारत का योगदान है केवल शून्यकाल है, भारत द्वारा दिया गया है शून्यकाल। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे? पहले प्रवक्ता कौन थे? तो आपने लूसेंट में जरूर पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति। सेकेंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री। थर्ड ऑप्शन है स्पीकर। और लास्ट ऑप्शन है स्पीकर के विचार विमर्श के बाद संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्पीकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते। सेकेंड ऑप्शन है लोन, ऋण वृद्धि तथा सेवा एवं ऋण मुक्त संबंधित खर्चे। थर्ड ऑप्शन है उच्च न्यायालय के जजों की पेंशन। और फोर्थ ऑप्शन है किसी भी न्यायालय विवाचन के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन। और लास्ट ऑप्शन है भारत के कंट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल के ऑफिस के प्रशासनिक खर्चे। तो ये पाँचों के पाँचों सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण करता है? पहला ऑप्शन है भारतीय वित्त मंत्री। सेकेंड ऑप्शन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। थर्ड ऑप्शन है संसद। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक, यहाँ वन नहीं होगा, धन होगा, धन।
धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सेकेंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति और लास्ट ऑप्शन है चुनी हुई संसदीय समिति। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा, क्योंकि कभी भी बजट राज्यसभा में पारित नहीं किया जाता है, केवल और केवल लोकसभा में ही बजट पारित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जब ना तो लोकसभा के अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का सदस्य, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, थर्ड ऑप्शन है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य और लास्ट ऑप्शन है केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल के सदस्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। अर्थात कभी कभी पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु, तो राइट आंसर होगा 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो भी चुनाव होता है लोकसभा में ही होता है प्रधानमंत्री, तो आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं कितनी हैं? तो राइट आंसर होगा इसका 552। अधिकतम लोकसभा में सीटों की संख्या 552 है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कितने दिनों तक यदि लोकसभा कोई सदस्य बिना सदन के अनुमति के सदन में बैठने की अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? अर्थात लगभग 60 दिन अगर वह लोकसभा से गायब रहता है तो उस पर आरोपित अनुपस्थिति का दंड लगाया जाएगा 60 दिनों के अंदर, अगर 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है तो। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव में ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, इसलिए प्रधानमंत्री के लिए भी न्यूनतम जो आयु होती है वह 25 वर्ष निर्धारित की गई है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई, जो कि 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। सेकेंड ऑप्शन है लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था और उस समय थे जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में कौन है 2 बार जिन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, सेकेंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुना जाता है, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और लास्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री चुना नहीं जाता है, यह वंशानुगत होता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और वह बहुमत दल के नेता के मुखिया होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? निर्वाचन द्वारा, मनोनीत द्वारा, नियुक्ति द्वारा, भर्ती द्वारा? राइट आंसर होगा नियुक्ति द्वारा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री के जो भी पार्टी सत्ता में जीत कर आती है उसमें से ही किसी एक की नियुक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर की जाती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय। पहला है भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का निर्माण संविधान द्वारा किया गया है, सेकेंड ऑप्शन है
भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय एक अतिरिक्त संवैधानिक उपज है। थर्ड ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की जो निवृत्ति संसद कानून बनाकर की गई है। और लास्ट ऑप्शन है जो भारत की जो कार्यालय है यह उपयुक्त सभी के संयोजन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय है कि जो निर्मित है संसद के कानून बनाकर की गई है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य हो तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। इसका राइट आंसर होगा यही ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल में विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। पहला ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, सेकेंड ऑप्शन है केवल लोकसभा में, थर्ड ऑप्शन है राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा केवल और केवल लोकसभा में, क्योंकि संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है। तो जो विश्वास होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, वह केवल लोकसभा में आता है, जबकि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस पहली मशहूर हस्ती के लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा के सदस्य छीन ली गई थी? जो राज्यसभा की सदस्यता है उसकी छीन ली गई थी। तो राइट आंसर होगा इसका जया बच्चन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? पहला ऑप्शन 1952, सेकेंड ऑप्शन है 1954, थर्ड ऑप्शन है 1935 और लास्ट ऑप्शन है 1950। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के पहले आम चुनाव जब हुए थे 1952 में हुए थे। ऑप्शन नंबर है 1952। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभा में से किसे 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया? पहला ऑप्शन है चौथी, सेकेंड ऑप्शन है 5वीं, थर्ड ऑप्शन है 6ठी और लास्ट ऑप्शन है 8वीं। राइट आंसर होगा 5वीं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का 5 वर्षों का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/3 भाग, सेकेंड ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/6 भाग, थर्ड ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/4 भाग और लास्ट ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/10 भाग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10 भाग। यहाँ छूट गया है, यहाँ पर हो जाएगा 1/10 इसका राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1997। 1997 में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यता नहीं है। पहला ऑप्शन है भारत का नागरिक हो, सेकेंड ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य की योग्यता के लिए उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। ये गलत है, 25 वर्ष ही रखा गया है, 30 वर्ष नहीं होगा, गलत है। तो राइट आंसर होगा योग्यता नहीं रहा है, ये है ऑप्शन नंबर बी। पागल दिवालिया ना हो, ये सही है। सरकारी लाभ के पद पे ना हो, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति और लास्ट ऑप्शन है दोनों सदनों के वरिष्ठ सदस्य।
इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त रूप से दोनों का बैठक बुलाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब लोकसभा रद्द कर दिया जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है लोकसभा रद्द किए जाने के साथ, सेकेंड ऑप्शन है लोकसभा रद्द किए जाने के ठीक पहले, और लास्ट ऑप्शन है कोई लोकसभा के प्रथम बैठक के बाद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब दूसरी लोकसभा का जब चुनाव होता है, जब चुन कर आते हैं तो वही समय ही उनका पद खाली होता है, ना कि बैठक के वक्त। तो राइट आंसर होगा डॉग। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कार्यपालिका न्यायालय के पृथकीकरण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, सेकेंड ऑप्शन है मौलिक अधिकार, थर्ड ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, और लास्ट ऑप्शन है 7वीं सूची। इसका राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व। उसमें कार्यपालिका न्यायालय के पृथकीकरण का सिद्धांत का वर्णन किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। 2019 में जो चुनाव हुआ था उसके वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, उस समय थी श्रीमती मीरा कुमार, जो 2010 में पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में ओम बिरला हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, थर्ड ऑप्शन है राज्यसभा एवं लोकसभा के संयुक्त बहुमत से, और लास्ट ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न लोकसभा के चुनाव में सबसे अधिक वोटों की कौन जीता है। दोस्तों ये 2004 में पूछा गया था। उस समय राहुल गांधी बहुत ही भारी मतों से विजय हुए थे, लेकिन आप बताइए जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी के किस नेता को सबसे अधिक बहुमत मिला था, सबसे अधिक वोट किसे मिला था। आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, और लास्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मंत्रियों की जो ग्रुप के तौर पर जवाबदेह होते हैं, मंत्रियों की जो काउंसिल होती है वह ग्रुप के तौर पर जवाबदेह होती है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा, इसका राइट आंसर होगा लोकसभा जवाबदेह होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों के समान लक्षण कौन सा है। पहला ऑप्शन एकल नागरिकता। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। सेकेंड ऑप्शन है संविधान की 3 अनुसूचियाँ, थर्ड ऑप्शन है द्वैध न्यायाधिकार, लास्ट ऑप्शन है संविधान की व्याख्या करने वाला संघीय सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर होगा दोनों में जो समान लक्षण है वह ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई शुरू होना। दोस्तों ये राइट आंसर है, ये दोनों में होता है, ना कि केवल लोकसभा में, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में होता है। सेकंड ऑप्शन है नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की शुरू करने की अनुमोदन देना, और थर्ड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के पद से हटा देना, लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी के अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिक सदस्यों की संख्या हिसाब से दूसरे स्थान पर है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है लोकसभा में सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले स्थान पर कौन है सदस्यों की संख्या के आधार पर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष। 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य राज्यसभा से अवकाश प्राप्त करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत एक संघीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि इसका राइट आंसर होगा क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन की और वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं थे? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। वह संसद जाते ही नहीं थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा एक है, पहला ऑप्शन है अस्थायी निकाय, सेकेंड ऑप्शन है अस्थायी निकाय, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन और लास्ट ऑप्शन है बिना स्पीकर वाला सदन। दोस्तों राइट आंसर होगा अस्थायी निकाय, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं में चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राइट आंसर होगा नरगिस दत्त। इसका राइट आंसर होगा नरगिस दत्त, जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, नरगिस दत्त। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? दोस्तों पहला ऑप्शन है 1 महीना, सेकेंड ऑप्शन है 3 महीना, थर्ड ऑप्शन है 14 दिन और लास्ट ऑप्शन है 6 महीना। इसका राइट आंसर होगा 14 दिन। राज्यसभा को कोई हक नहीं होता है कि कोई भी धन विधेयक को रोक ले। अगर वो रोकता है और संशोधन की मांग करता है, लोकसभा इस पर बाधित नहीं होता है। वह लोकसभा के हाथों में होता है कि वह राज्यसभा के विचारों को माने या ना माने। लेकिन कभी भी कोई बिल को पास किया जाता है तो हमेशा दोनों सदनों का सुना जाता है, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों में बहुमत के आधार पर ही उस बिल को पास किया जाता है। जबकि जो धन विधेयक होता है वह केवल और केवल लोकसभा के हाथों में होता है, ना कि राज्यसभा के हाथों में। और ऐसे ही बस खाली कॉरम पूरा करने के लिए लोकसभा में भेजा जाता है और लोकसभा को 14 दिन के अंदर इसे वापस करना होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है जब उस पर राष्ट्रपति की साइन हो जाती है। तो पहला ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। दोस्तों जब कोई बिल लोकसभा राज्यसभा इन दोनों सदनों से पारित होता है तो इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं, तो वह उसी दिन से बिल बन जाता है, उसी दिन से वो कानून बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? दोस्तों पहला ऑप्शन है साधारण विधेयक, सेकेंड ऑप्शन धन विधेयक, थर्ड ऑप्शन है वित्त विधेयक और लास्ट ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक। इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक जो है वह दोनों सदनों में अलग अलग और विशिष्ट बहुमत से ही पारित होना चाहिए। और जो धन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक है यह केवल लोकसभा में ही पारित हो जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशिष्ट बहुमत से पास होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन जो बिल है, यही क्वेश्चन रिपीट कर गया है, संविधान संशोधन संबंधित बिल 60 और 61 दोनों एक ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक। धन विधेयक पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में किया जाता है, भेजा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा उस पर विधेयक जारी रख सकती है। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है राज्यसभा उस पर संशोधन करे या ना करे, लोकसभा उसके लिए मान्यता नहीं रखती है, उसको नहीं मानती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब सदन के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो उस गतिरोध को सुलझाने जाता है, किससे सुलझाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है दोनों सदनों के संयुक्त बैठक से, सेकंड ऑप्शन है उच्च न्यायालय के संवैधानिक न्यायपीठ द्वारा, थर्ड ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा और लास्ट ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका राइट आंसर होगा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, सेकेंड ऑप्शन है राज्यसभा, थर्ड ऑप्शन है विभिन्न राज्यों के विधानसभाएं और लास्ट ऑप्शन है विभिन्न राज्यों के विधान परिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करती है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85। जो अनुच्छेद 85 है वह भारत के राष्ट्रपति को ताकत देती है कि वह लोकसभा को भंग कर दे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राइट आंसर होगा संसद के पास होता है। नए राज्य का गठन या नए राज्य का विलय संसद के हाथों में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्णायक मत क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जब दोनों पक्ष सबंध अर्थात टाइड हो जाता है, जब मैच, तो निर्णायक मत दिया जाता है। जब 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 कोई बिल लाया जाता है तो जब वह दोनों पक्ष, विपक्ष और सत्ता दल के दोनों बराबर मत हो जाते हैं तो उनमें एक निर्णायक मत दिया जाता है, तो उसे ही निर्णायक मत कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो संघीय मंत्रिपरिषद होते हैं वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन है न्यायपालिका, थर्ड ऑप्शन है जनता और लास्ट ऑप्शन है विधानमंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों,
जो धन विधेयक होता है केवल संसद में पास होता है, तो राइट आंसर होगा संसद, अर्थात लोकसभा के पास ही ताकत होती है कि वह सरकार की जो व्यय है उस पर नियंत्रण कर सके। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बनाया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है मुख्यमंत्री और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है वह निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया था? ये अभी फिलहाल के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा यशवंत सिन्हा। इन्होंने दोपहर में बजट पेश किया था, यशवंत सिन्हा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है सभी कैबिनेट मंत्री, सेकेंड ऑप्शन है सभी मंत्री सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रशासक, थर्ड ऑप्शन है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकेंड ऑप्शन है राज्यों के मुख्यमंत्री, थर्ड ऑप्शन है योजना आयोग के सदस्य और लास्ट ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह सदस्य नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संघीय सरकार का मुख्य लाभ है? पहला ऑप्शन है यह केंद्र में मजबूत सरकार सुनिश्चित करता है, सेकेंड ऑप्शन है यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है, थर्ड ऑप्शन है यह बहुदल व्यवस्था अंकुश कर लगाता है और लास्ट ऑप्शन है यह बहुत कम खर्चीला होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है मंत्रिपरिषद और लास्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री, जो संसदीय प्रणाली के कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? भारत की जो संसदीय प्रणाली है कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ब्रिटेन से ली गई है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है भारत से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय कानून की अवधारणा, संसदीय व्यवस्था तथा कानून निर्माण विधि प्रेरणा मिली है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? दोस्तों राइट आंसर होगा संसद सदस्यों के बिना कार्य नहीं कर सकती। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्यों ही कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल राज्य सरकार कर सकता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले